नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में आप सबका। आज का टॉपिक है पाइल्स। इन्हें हेमरॉइड्स भी कहा जाता है। ये वेन्स की स्वेलिंग की वजह से होते हैं। खून की नालियों में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से एनल रीजन में, पॉटी वाली जगह के आसपास वॉर्ट्स हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, जिन्हें पाइल्स कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स वो जो एनस के आसपास सूजन की वजह से जो मस्से बनते हैं उन्हें एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। एक होते हैं जो रेक्टम के अंदर की तरफ बन जाते हैं, जो बाहर से नजर नहीं आते मगर अंदर होते हैं, मगर वो भी वेन्स की सूजन की वजह से होते हैं। उन्हें इंटरनल पाइल्स कह दिया जाता है, इंटरनल हेमरॉइड्स कह दिया जाता है। अब इनके लक्षण जो हैं इनकी जगह के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स में लक्षण जो होंगे उसमें खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है जब स्टूल पास करते हैं। उसके साथ साथ पेन और डिस्कंफर्ट बहुत ज्यादा होता है स्टूल पास करते समय, और ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार। ये एक्सटर्नल पाइल्स के सिम्टम्स हैं। इंटरनल पाइल्स में बहुत ज्यादा कोई डिस्कंफर्ट नहीं होता क्योंकि वो पता ही नहीं चलता है या नहीं है, बस सिर्फ जब स्टूल पास करते हैं तो उसमें कई बार स्टूल के साथ खून आ जाता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्टूल पास किया तो उसके पास करने के बाद ये महसूस होता रहता है कि वहां पे कुछ मांस जैसा बाहर आ गया, जिसे हम प्रोलैप्स कह देते हैं, प्रोट्रूजन कह देते हैं, कि वो जो वॉर्ट है, जो मस्सा है, जो हेमरॉइड है, वो बाहर आ गया और महसूस होता रहा कि मांस जैसा कुछ बाहर लटक रहा है। थोड़ी देर महसूस होता है, फिर वो अपने आप अंदर रिग्रेस हो जाता है। तो ये इंटरनल पाइल्स के लक्षण होते हैं। अब इनके होने का कारण जो है, पाइल्स किस वजह से हो जाते हैं। एनस के आसपास जो नसें हैं, जब उन नसों में प्रेशर इंक्रीज होता है, किसी भी वजह से अगर वो प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहां पे सूजन होती है और वॉर्ट्स बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं, जिन्हें जो पाइल्स कहलाते हैं। अब प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या हैं? जैसे बहुत ज्यादा जोर लगा के स्टूल पास करना, स्ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा, उसकी वजह से वहां की जो वेन्स हैं उस एरिया की, एनल रीजन के आसपास की वेन्स के प्रेशर को इंक्रीज करता है ये स्ट्रेनिंग जो है। बहुत देर पॉटी सीट पे बैठे रहना, वो भी प्रेशर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वॉर्ट्स बन जाते हैं, पाइल्स हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहना बहुत ज्यादा, बहुत पुरानी डायरिया होना, लूज स्टूल्स आ रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया, या किसी वजह से पेट सही नहीं रह रहा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें क्रोनिक डायरिया चलता है, पुराना लूज स्टूल आते रहते हैं पेशेंट को। कईयों की डाइट एरर्स होते हैं, पानी नहीं पीते, फाइब्रस डाइट नहीं खाते, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। तो उन कंडीशंस में प्रेशर इंक्रीज होता है और पाइल्स हो जाते हैं। बहुत कॉमन सी चीजें हैं, मोटापा होना, मोटापा होने की वजह से भी पाइल्स हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सी फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स हो जाते हैं, वो भी इस वजह से कि पेट में जो बच्चा पनप रहा है उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है और एनल रीजन के आसपास वेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स फाइब्रस डाइट नहीं खाते, कुछ पेशेंट्स इस तरह की कंप्लेंट भी करते हैं कि उनकी जॉब ऐसी है या उनका रूटीन ऐसा है कि उनको बार बार वजन उठाना पड़ता है। बहुत ज्यादा वजन उठाने की वजह से भी प्रेशर इंक्रीज होता है और पाइल्स होने की शिकायत हो जाती है। ये कारण बनते हैं पाइल्स होने के। अब इसके साथ प्रिवेंशन क्या की जा सकती है इस चीज की। प्रिवेंशन से पहले मैं बात करूंगा, इनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस जैसे जिन लोगों में बहुत ज्यादा खून जाया होता रहता है, स्टूल पास किया ब्लीडिंग हो गई, स्टूल पास किया ब्लीडिंग हो गई, हर बार ब्लड जाता है, बहुत रेयर देखने में मिलता है, बट अनीमिया हो जाता है पेशेंट में ब्लड लॉस की वजह से, खून की कमी आ जाती है। उसके साथ साथ एक कंडीशन है स्ट्रेंगुलेटेड हेमरॉइड्स। उसका मतलब ये होता है कि जो मस्सा है, जो वॉर्ट है, वो अपने आप अपने बेस के ऊपर ट्विस्ट हो गया, घूम गया, उसका ब्लड सर्कुलेशन कट ऑफ हो गया। कई बार वहां पे इस वजह से क्लॉट भी बन जाता है, जैसे उस वॉर्ट के अंदर ब्लड है, वो ब्लड जम गया, तो वो एक नोड्यूल की तरह महसूस होने लग जाता है और उसमें बहुत सीवियर पेन होता है।
कई बार तो पेन इतना ज्यादा होता है कि उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है पेशेंट का। उन कंडीशंस में उसे ड्रेन कराना पड़ता है, जैसे कहते हैं हल्का सा कट लगा के वहां से वो ब्लड निकाल दिया, कुछ रिलीफ हो जाता है पेशेंट को। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लड क्लॉट हो जाना, स्ट्रैंगुलेट हो जाना या अनीमिया की कंडीशन आ जाना। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। सबसे पहली चीज है कि फाइब्रस डाइट लेना। जो लोग फाइब्रस डाइट नहीं खाते, होल ग्रेन्स खाने, हरी सब्जियां, सैलेड खाना, ये चीजें फाइबर से भरी हुई होती हैं और कॉन्स्टिपेशन होने से बचाव रखती हैं और पाइल्स नहीं होते इसकी वजह से। पानी का पिए जाना, सही मात्रा में अगर पानी पिया जाता है तो भी पाइल्स नहीं होते, क्योंकि स्टूल हार्ड नहीं होता अगर हम पानी सही मात्रा में पीते हैं। कुछ लोगों को जैसे स्टूल पास करने की इच्छा होती है, अर्ज होती है स्टूल पास करने की, मगर उस समय पे वो उसको अटेंड नहीं कर पाते किसी वजह से, कभी कहीं बिजी हैं, कहीं कहीं मौका नहीं बन पा रहा कि स्टूल पास करने जाएं, कहीं बाहर हैं घर से, तो वो भी एक चीज कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाती है। जब भी आपको अर्ज होती है स्टूल पास करने की, उसे इमीडिएटली अटेंड कर लेना चाहिए, अपने आप को रिलीफ कर लेना चाहिए। उसके अलावा है रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहते हैं तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स, जो आंतड़ियों की मूवमेंट है, वो सही बनी रहती है और स्टूल अच्छे से पास होता रहता है और पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं आती। इसके साथ एक और चीज है कि बहुत ज्यादा जोर ना लगाएं। जब आप स्टूल पास करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। पुराने लोग यही कहते थे, बच्चे कई बार बहुत देर बैठे रहते थे पॉटी सीट पे, तो वो कहते हैं कि ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, अपने आप से जितना स्टूल आ रहा है वैसे पास कर लीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेन मत करिए स्टूल पास करने के लिए। वो यही रीजन होता था कि उस स्ट्रेनिंग की वजह से पाइल्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सबसे पहले तो डायग्नोसिस कैसे होता है कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, देखने से ही पता चल जाता है कि वॉर्ड्स बने हुए हैं, पाइल्स हैं। इंटरनल पाइल्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे देखा जा सकता है, विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं उसे, जैसे एनोस्कोप है, प्रोक्टोस्कोप है, सिग्मोइडोस्कोप है। कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग इंटरनल पाइल्स से हो रही होती है, मगर वो ब्लीडिंग पाइल्स की ना होके कई बार अंदर कोई और बीमारी पनप रही होती है जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग होती है। कई लोगों के फैमिलीज में कैंसर की कंडीशन चलती है, इंटेस्टाइन का कैंसर जिस फैमिली में है उसमें ये संभावनाएं ज्यादा रहती हैं कि आने वाली जनरेशन्स में भी वो बीमारी आ सकती है। तो अगर ब्लीडिंग ज्यादा है, उसके साथ साथ पेशेंट का वजन कम हो रहा है, तो डॉक्टर कोलोनोस्कोपी की सलाह भी दे सकते हैं, रूल आउट करने के लिए कि इंटरनल पाइल्स ना होकर कहीं कोई और बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो ये कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिससे कि डायग्नोस किया जाता है कि ये पाइल्स है या पाइल्स के अलावा कोई और चीज है। फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट कई तरह के हैं इसमें। रबर बैंड लिगेशन भी आती है इसमें, जैसे कि पाइल्स की जड़ के ऊपर रबर चढ़ा देते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन रोक देते हैं, वो सूख के अपने आप झड़ जाता है। एक होता है कि उसको रिमूव कर देना, सर्जिकल रिमूवल जो होता है, पाइल्स को रिमूव करना, हेमरॉइडेक्टोमी कहते हैं उसको। बट मैं यहां पे उसके साथ साथ बात करूंगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिससे पाइल्स की होने वाली दर्द, उसकी होने वाली ब्लीडिंग और खुजली जो रहती है पेशेंट्स को, इचिंग की जो प्रॉब्लम रहती है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं होम्योपैथिक दवाइयां। उनमें से जो कुछ नाम हैं, मैं सारी दवाइयों के नाम तो नहीं यहां बता सकता, बट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो ज्यादातर दी जाती हैं, जिनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम क्लिनिकली लेते हैं, मैं उन दवाइयों के नाम आपको बताऊंगा। जैसे कि एस्कुलस हिपोकैस्टिनम है, कोलिनसोनिया है, थूजा, फास्फोरस, अलोज है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फर है, नक्स वोमिका है। ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्लिनिकली लिए गए हैं, जो पेशेंट्स को बहुत रिलीफ देती हैं पाइल्स की प्रॉब्लम से। बट फिर भी दवाइयां जो हैं ये लक्षणों के आधार पे चुनी जाती हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां कभी मत खाइए। होम्योपैथी में इसका इलाज बहुत अच्छा है, विश्वास करके अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए।
फिर मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।